हेलो फ्रेंड्स, जोहार, जय हिंद। मैं दिल्लू सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी बिरसा मुंडा क्लासेस पर। यदि आप जेटेट बीपीएससी TRE 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हुए हैं प्यारे दोस्तों, और ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहें प्यारे दोस्तों। यदि हमारे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करें प्यारे दोस्तों। तो आज के सेशन में हम लोग देखेंगे प्यारे दोस्तों जेटेट और बीपीएससी TRE 4.0 की प्रिपरेशन के लिए हमारा जो आज का ज़बरदस्त जो टॉपिक आ चुका है प्यारे दोस्तों, जंतुओं की संरचना और कार्य, यानी एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ओके, जंतुओं की संरचना और कार्य, ये जो है हमारा टॉपिक है प्यारे दोस्तों, यानी एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से जुड़े जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आपके लिए लेकर आया है प्यारे दोस्तों बिरसा मुंडा क्लासेस। तो यदि आप जेटेट 2026 और बीपीएससी TRE 4.0 तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो ये कक्षा सिर्फ आपके लिए है। तो आज का जो सेशन है जंतुओं की संरचना और कार्य से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण 25 MCQs लेकर आया हूं प्यारे दोस्तों। तो ज़्यादा देर न करते हुए आज का पहला सवाल, हमारा जो टॉपिक है जंतुओं की संरचना और कार्य, यानी एनिमल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो आज का जो सेशन है प्यारे दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आपके बीच आ चुका है। ये जो है हमारा जंतुओं में ऊतक का अध्ययन किसे कहते हैं। जंतुओं में ऊतक का अध्ययन किसे कहते हैं, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू इन एनिमल इज कॉल्ड, क्या कहा जाता है। ऑप्शन जो है आपके बीच आ चुका है। ऑप्शन ए इज एनाटॉमी, यानी शारीरिक संरचना। ऑप्शन बी हिस्टोलॉजी, यानी ऊतक विज्ञान। ऑप्शन सी साइटोलॉजी, यानी कोशिका विज्ञान प्यारे दोस्तों। और ऑप्शन डी फिजियोलॉजी, यानी शारीरिक क्रिया विज्ञान। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि जंतुओं में ऊतकों का अध्ययन जो है वो किससे कहा जाता है प्यारे दोस्तों, यानी स्टडी ऑफ टिश्यू इन एनिमल्स इज कॉल्ड। तो प्यारे दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर देने का कोशिश करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो आइए देखते हैं। यदि बात किया जाए जंतुओं में ऊतकों का अध्ययन जो किया जाता है उसे ऑप्शन नंबर बी, यानी हिस्टोलॉजी, यानी ऊतक विज्ञान कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी क्यों, तो उस यहाँ पर जो है सूक्ष्मदर्शी द्वारा ऊतकों की संरचना का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू, यानी ग्रुप कोशिका के ग्रुप को टिश्यू कहा जाता है। और स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, हिस्टोलॉजी इज द करेक्ट आंसर। यदि बात किया जाए एनाटॉमी की तो यह शारीरिक रचना है। साइटोलॉजी की बात किया जाए तो इसमें सेल का स्टडी किया जाता है। और फिजियोलॉजी की बात किया जाए तो शारीरिक क्रिया विज्ञान का स्टडी किया जाता है। इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर, यानी जंतुओं में ऊतकों का अध्ययन किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी, यानी हिस्टोलॉजी, यानी ऊतक विज्ञान इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये आपसे पूछ रहा है कि ये जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों, और ये पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक, यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ओके, निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, विच इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू।
तो यदि बात किया जाए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर की, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इन निम्न में से कौन सा संयोजी ऊतक यानी कनेक्टिव टिश्यू नहीं है। ओके, तो बात किया जाए यहाँ पर करेक्ट आंसर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी मसल्स यानी मांसपेशी जो है वो संयोजी ऊतक नहीं है। बाद बाकी जो ब्लड है, बोन है, कार्टिलेज है, ये तीनों जो हैं कनेक्टिव टिश्यू हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मस्कुलर टिश्यू एक स्वतंत्र ऊतक का प्रकार है, जबकि रक्त, अस्थि, बोन और उपास्थि संयोजी ऊतक हैं, क्योंकि ये अंगों को क्या करते हैं, सहारा देते हैं और जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी को टिक किया है वो बिल्कुल सही हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है कि ये जो है हमारा मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ओके, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज। ओके, तो ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच मसल सेल यानी पेशीय कोशिका, ऑप्शन बी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन सी ब्लड सेल, ओके ब्लड कोशिका, रक्त कोशिका, ऑप्शन डी बोन सेल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा, ये जो पूछ रहा है कि मानव शरीर, क्या मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है। ओके, यहाँ पर लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ बात करें करेक्ट आंसर की प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी, क्या ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका। तो ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी, तो यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर नर्व सेल यानी तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। यानी न्यूरॉन जो है सबसे लंबी कोशिका है। यह मस्तिष्क ब्रेन से शरीर के अन्य भागों तक विद्युत संकेत भेजती है। इसकी लंबाई लगभग 1 मीटर तक हो सकती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी नर्व सेल जो है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी इज नर्व सेल। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। ये पूछ रहा है कि एंजाइम, क्या एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं। ओके, एंजाइम आर मेनली मेड अप ऑफ, ओके एंजाइम्स आर मेनली मेड ऑफ, ऑप्शन ए इज लिपिड्स, ऑप्शन बी इज प्रोटीन्स, ऑप्शन सी इज कार्बोहाइड्रेट्स, ऑप्शन डी मिनरल्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा एंजाइम मुख्यतः किससे बने होते हैं, यानी ये जो है हमारा एंजाइम्स आर मेनली मेड ऑफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर जो है हमारा प्रोटीन हो जाएगा। क्या प्यारे दोस्तों, प्रोटीन। तो लगभग सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन से बने होते हैं। ये शरीर के भीतर होने वाली जैव रासायनिक क्रियाओं की गति को बढ़ाते हैं, यानी बायो कैटेलिस्ट हैं। ओके, जो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी प्रोटीन। एंजाइम मुख्यतः प्रोटीन से बने होते हैं। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, ये पूछ रहा है कि हृदय का कौन सा भाग, क्या हृदय का जो है कौन सा भाग, हृदय का कौन सा भाग जो है हमारा ऑक्सीजन युक्त
शरीर में भेजता है। ओके, हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में भेजता है, यानी विच पार्ट ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी। ओके, ऑप्शन ए इज राइट एट्रियम, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल, ऑप्शन सी लेफ्ट एट्रियम, ऑप्शन डी लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का, यानी ये जो है हमारा हृदय का कौन सा भाग ऑक्सीजन युक्त शरीर में भेजता है, यानी यहाँ पर विच पार्ट ऑफ हार्ट पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी लेफ्ट वेंट्रिकल इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ओके, यानी बायां नीलय, तो हृदय का बायां नीलय जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे मजबूत हिस्सा होता है। यह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को महाधमनी यानी एरोटा के माध्यम से पूरे शरीर में भेजता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी हृदय को जो है लेफ्ट वेंट्रिकल यानी बायां नीलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर में भेजता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुकी है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, पाचन यानी डाइजेशन, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। ओके, वेयर डज डाइजेशन बिगन। ओके, ऑप्शन ए इज स्टमक, ऑप्शन बी इज माउथ, ऑप्शन सी इज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इज लिवर। यानी स्टमक मीन्स आमाशय, माउथ मीन्स मुख, ऑप्शन सी इंटेस्टाइन आंत और ऑप्शन डी लिवर यानी यकृत। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर और छपने वाले सवाल आपके स्क्रीन पर, और ये जो पूछ रहा है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि पाचन की शुरुआत कहाँ होती है। ओके, पाचन की शुरुआत कहाँ होती है, यानी वेयर डज डाइजेशन बिगिन्स। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 6 का, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी का, क्वेश्चन नंबर सी का जो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी माउथ यानी मुख। तो पाचन मुख से यानी माउथ से ही शुरू होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, लार में सलाइवा एमाइलेज इंजाइम होता है जो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है। ओके, और वहीं से शुरू हो जाता है पाचन की शुरुआत। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी माउथ हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जो आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है आप लोगों से प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, इसका उत्तर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि कौन सा हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। ओके, विच हार्मोन एक्स अपोजिट टू इंसुलिन। तो ऑप्शन जो है हमारे स्क्रीन पर आपके बीचों बीच, ऑप्शन ए इज़ थायरोक्सिन, ऑप्शन बी इज़ ग्लूकागॉन, ऑप्शन सी एड्रेनलिन, ऑप्शन डी इज इस्ट्रोजन। तो आपको बताना है प्यारे दोस्तों यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कौन सा हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है। ओके, यानी विच हार्मोन एक्स अपोजिट टू द इंसुलिन। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी ग्लूकागन जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो
जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है, जी हाँ बिल्कुल सही है प्यारे दोस्तों। तो इंसुलिन रक्त में शुगर को कम करता है, जबकि ग्लूकागन रक्त में शुगर के स्तर को बढ़ाता है। ये दोनों अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज से निकलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों, आपके बिरसा मुंडा क्लासेस पर आप बने हुए हैं। यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है। बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला सवाल आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। ये जो है हम लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए इज 60 डेज, ऑप्शन बी इज 90 डेज, ऑप्शन सी इज 120 डेज, ऑप्शन डी 150 डेज यानी 60 दिन, 90 दिन, 120 दिन, 150 दिन। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग कितना होता है, यानी लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्यारे दोस्तों, 120 दिन। ओके, 120 डेज। तो लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी लगभग 120 दिन जीवित रहती हैं। इसके बाद ये प्लीहा यानी स्प्लीन में जाकर नष्ट हो जाती हैं, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी द लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इज 120 डेज यानी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 जो आपके बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ओके, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, ऑप्शन ए इज पैंक्रियाज, ऑप्शन बी इज लीवर, ऑप्शन सी इज थायराइड, ऑप्शन डी इज पिट्यूटरी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, तो आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों, यानी मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी लीवर यानी यकृत जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यकृत यानी लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है प्यारे दोस्तों। यह पीतरस यानी बाइल जूस बनाती है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी यानी इंडोक्राइन ग्लैंड थायराइड है। ओके, थायराइड है, ठीक है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और छा रहा है प्यारे दोस्तों ये, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों। फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। गैस एक्सचेंज इन लंग्स अकर्स इन। ओके, फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। यदि बात किया जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऑप्शन ए इज़ ब्रोंकाई, ऑप्शन बी इज़ ट्रेकिया, ऑप्शन सी इज़ एल्वियोली, ऑप्शन डी लैरिंग्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, यानी फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। ओके, यानी द गैस एक्सचेंज इन लंग्स अकर इन
किस में होता है? क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही ज़बरदस्त और बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन प्यारे दोस्तों। फेफड़ों में गैसों का जो आदान प्रदान होता है वो किस में होता है? तो ऑप्शन, इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए सही उत्तर की, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। जिन किन्होंने भी इस ऑप्शन सी को टिक किया है प्यारे दोस्तों, जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं। तो फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान जो होता है वो एल्वियोली यानी कुपिका में होता है। फेफड़ों में अंदर छोटी छोटी थैलियाँ होती है जिन्हें एल्वियोली कहते हैं यानी कुपिका कहते हैं। यहीं पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और CO2 बाहर निकलती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कौन सा ऊतक शरीर को गति प्रदान करता है? बहुत ही ज़बरदस्त और बराबर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। विच टिश्यू प्रोवाइड्स मूवमेंट, यानी कौन सा ऊतक शरीर को गति प्रदान करता है? ऑप्शन ए इज नर्वस टिश्यू, ऑप्शन बी इज मस्कुलर टिश्यू, ऑप्शन सी इज इपिथेलियल टिश्यू, ऑप्शन डी इज कनेक्टिव टिश्यू। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा कौन सा ऊतक, क्या कौन सा ऊतक शरीर को गति प्रदान करता है, यानी विच टिश्यू इज प्रोवाइड्स मूवमेंट। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की, तो प्यारे दोस्तों जो शरीर की गति को प्रदान जो करता है उसे पेशीय ऊतक यानी मस्कुलर टिश्यू कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। ओके, तो पेशियों में संकुचन और फैलान की क्षमता होती है जिससे हड्डियां हिलती हैं और शरीर में गति आती है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू यानी पेशीय ऊतक, यानी पेशीय ऊतक जो है शरीर को गति प्रदान करता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों आपके स्क्रीन पर, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज। ओके, तो यदि बात किया जाए बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज जो है वो आपको ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए इज न्यूरॉन, क्या यह न्यूरॉन है? ऑप्शन बी एक्सोन है, ऑप्शन सी डेंड्राइट है, ऑप्शन डी इज सिनेप्स है। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा ये जो है तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है। ओके, यानी यहाँ पर बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर निकल कर आ रहा है प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 12। ओके, क्योंकि तंत्रिका तंत्र की मूल कार्यात्मक इकाई जो है वो न्यूरॉन है प्यारे दोस्तों। ओके, वृक्क किडनी की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो है उसे न्यूरॉन है प्यारे दोस्तों, यानी द बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरॉन। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है, और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, यानी अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ ब्लड इज। ओके, तो रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? जी हाँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि अप्रोक्सीमेट पीएच का ब्लड जो होता है कितना होता है, यानी रक्त का पीएच लगभग कितना होता है। ऑप्शन ए इज 6.5, ऑप्शन बी इज 7.0, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.0। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों
कि ये जो है हमारा रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है, यानी अप्रोक्सीमेट पीएच ऑफ ब्लड इज। तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4 इज द करेक्ट आंसर। यानी रक्त का पीएच मान जो लगभग होता है 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। 7 से अधिक होने के कारण यह हल्का क्षारीय यानी स्लाइटली एल्कलिन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 7.4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कौन सा अंग यूरिया बनाता है। ओके, कौन सा अंग यूरिया बनाता है, विच ऑर्गन फॉर्म्स यूरिया। तो ऑप्शन जो है आपके स्क्रीन पर, ऑप्शन ए इज किडनी, ऑप्शन बी इज लिवर, ऑप्शन सी इज लंग, ऑप्शन डी इज हार्ट। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए करेक्ट आंसर की, तो करेक्ट सही उत्तर देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों हमारे कमेंट बॉक्स में कि कौन सा यंग यूरिया बनाता है, कौन सा अंग जो है यूरिया बनाता है, यानी विच ऑर्गन फॉर्म्स यूरिया। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किए जाए करेक्ट आंसर की प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिन्होंने भी 14 का ऑप्शन नंबर बी को टिक किया है प्यारे दोस्तों, आप जी हाँ आप बिल्कुल सही हैं, आपका करेक्ट आंसर है। तो अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य यकृत यानी लीवर करता है। किसी किडनी तो बस उस यूरिया को रक्त से छानकर पेशाब के रास्ते बाहर निकालती है। ओके, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी लीवर हो जाएगा, यानी यकृत। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर और आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। ओके, निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है प्यारे दोस्तों। ओके, which is not an excretory organ. Option A is kidney, option B is skin, option C is liver, option D is heart। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए कि करेक्ट आंसर जो है हमारा कौन सा हो जाएगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि निम्न में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है, यानी विच इज़ नॉट एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा उत्सर्जन तंत्र, यानी उत्सर्जन तंत्र यानी उत्सर्जन तंत्र का अंग नहीं है, यानी उत्सर्जन अंग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हृदय रक्त को पंप करता है, किडनी त्वचा और यकृत शरीर से हानिकारक अपशिष्ट यानी वेस्ट को बाहर निकालने के काम करते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे दोस्तों। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जो आपके बीच आ चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त सवाल और बराबर पूछा जाने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। मानव शरीर में कितनी जोड़ियां क्रोमोसोम होती हैं। ओके, मानव शरीर में कितनी जोड़ियां क्रोमोसोम होती हैं, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स इन ह्यूमंस। ओके, ऑप्शन ए इज़ 21, ऑप्शन बी इज़ 22, ऑप्शन सी इज़ 23, ऑप्शन डी इज़ 24। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में कितनी जोड़ियां क्रोमोसोम पाई जाती हैं। ओके, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेयर्स इन ह्यूमंस। ओके, तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 16 की बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों।
तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितना होते हैं? 46 क्रोमोसोम होता है प्यारे दोस्तों, और जो 23 जोड़ियों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा। तो मानव शरीर में जो है वो कितनी जोड़ियाँ क्रोमोसोम होती हैं प्यारे दोस्तों? तो इसकी 23 जोड़ियाँ होती हैं। ओके, 23 जोड़ियाँ जो है हमारा क्रोमोसोम होता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ये जो है हमारा क्या, ये जो है हमारा हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है? टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स इज। ओके, हड्डियों का जोड़ने वाला ऊतक क्या है, यानी टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स इज। ऑप्शन ए इज टेंडन, ऑप्शन बी इज लिगामेंट, ऑप्शन सी इज कार्टिलेज, ऑप्शन डी इज मसल्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या, हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक जो है कौन सा ऊतक होता है। ओके, यानी हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक क्या है, यानी यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछ रहा है टिश्यू कनेक्टिंग बोन्स इज। तो इन चारों ऑप्शंस में सही उत्तर की यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 7 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी लिगामेंट इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी स्नायु बंधन। तो लिगामेंट्स हड्डी से हड्डी, क्या, हड्डी से हड्डी को जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हड्डियों को जोड़ने वाला जो ऊतक होता है उसे लिगामेंट कहा जाता है, यानी स्नायु बंधन। टेंडन जो है वो मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी लिगामेंट। लिगामेंट हड्डी से हड्डी को जोड़ना ही लिगामेंट कहलाता है। तो यहाँ पर हड्डियों को जोड़ने वाला ऊतक जो है वो लिगामेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, जो आपकी स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय। ओके, ऑप्शन ए इज प्लाज्मा, ऑप्शन बी इज प्लेटलेट्स, ऑप्शन सी इज हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी इज WBC यानी वाइट ब्लड सेल। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर यानी ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, यानी ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में देने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यदि बात किया जाए यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो RBC में पाया जाने वाला यह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर उसे अंगों तक पहुंचाता है। इसमें लोहा यानी आयरन धातु होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 19 जो आपके बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि कौन सा अंग शरीर का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। ओके, यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त और छपने वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्यारे दोस्तों, कौन सा अंग शरीर का कंट्रोल सेंटर कहलाता है। ओके, कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी इज, ऑप्शन ए इज हार्ट, ऑप्शन बी इज ब्रेन, ऑप्शन सी इज किडनी, ऑप्शन डी इज लिवर। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, कि कौन सा अंग शरीर का कंट्रोल सेंटर कहलाता है, यानी यहाँ पर कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी इज। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर हमारा
हो जाएगा कंट्रोल सेंटर जो है उसे बी फॉर ब्रेन यानी मस्तिष्क को कहा जाता है प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मस्तिष्क शरीर की सभी क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं को निर्देशित करता है, इसलिए इसे शरीर का कंट्रोल सेंटर कहा जाता है। ओके, चलिए, तो कंट्रोल सेंटर ऑफ बॉडी इज ब्रेन। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। ये पूछ रहा है हमसे कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए इज़ फाउंड इन। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है डीएनए कहाँ पाया जाता है, यानी डीएनए इज़ फाउंड इन। ऑप्शन ए इज़ साइटोप्लाज्म, ऑप्शन बी इज़ न्यूक्लियस, ऑप्शन सी इज़ राइबोसोम, ऑप्शन डी इज़ गोल्जी बॉडी। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों कि डीएनए हमारा जो है कहाँ पाया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। डीएनए इज़ फाउंड इन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर इन चारों ऑप्शंस में बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूक्लियस यानी केंद्रक पर पाया जाता है। ओके, तो कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को सही किया है प्यारे दोस्तों, आप बिल्कुल सही हैं। तो डीएनए जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है यानी केंद्रक में पाया जाता है। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है। और ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि मनुष्य में कितनी पसलियाँ यानी रिब्स होती हैं। ओके, नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमंस। ओके, मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती हैं। तो बात किया जाए ऑप्शन की, तो ऑप्शन जो है ऑप्शन ए इज़ 10 पेयर्स, ऑप्शन बी इज़ 11 पेयर्स, ऑप्शन सी इज़ 12 पेयर्स, ऑप्शन डी इज़ 13 पेयर्स। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 21 का कि मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती हैं। तो जी हाँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि मनुष्य में कितनी पसलियाँ होती हैं यानी रिब्स होती हैं, यानी नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बीइंग। तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 21 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 12 पेयर्स। क्या 12 पेयर्स यानी 12 जोड़ियाँ जो है पाई जाती है। मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं जो 12 जोड़ियों में विभाजित होती हैं। तो यहाँ मनुष्य में जो है टोटल जो होती है 24 होती है, बट यदि बात किया जाए कितनी जोड़ियाँ की बात किया जाए तो यहाँ पर 12 पेयर्स जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी मानव शरीर में कुल 24 पसलियाँ होती हैं जो 12 जोड़ियों में विभाजित होती हैं। ओके, चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, जो कि आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। ओके, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। Who controls heartbeat? Okay, who controls heartbeat? Option A is brain, option B is SA node, option C liver, ऑप्शन डी किडनी। अब इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये जो है हमारा हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है, यानी हु कंट्रोल्स हार्ट बीट। यदि क्वेश्चन नंबर 22 की बात किया जाए प्यारे दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, तो SA नॉड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ओके, SA नॉड इज़ द करेक्ट आंसर, यानी साइनोट्रियल नॉड। ओके, साइनोट्रियल नॉड जो SA नोड के रूप में जाना जाता है। तो SA नोड को प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह हृदय में विद्युत तरंगे पैदा करता है जिससे हृदय धड़कता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो SA नोड, तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित जो करता है वो SA नोड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट आंसर
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, जो आपके बीच आपके स्क्रीन पर आ चुका है। और ये पूछ रहा है कि कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज, ऑप्शन ए इज ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी इज बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी इज ए बी ब्लड ग्रुप, ऑप्शन डी ओ ब्लड ग्रुप। ओके, तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है। जी हाँ, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है, यानी कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, यानी यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप इज क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों। तो यदि बात किया जाए इन चारों ऑप्शंस में, जो करेक्ट आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ओ रक्त समूह, यानी ओ ब्लड ग्रुप जो है, ओ रक्त समूह में कोई एंटीजन नहीं होता, इसलिए इसे किसी भी व्यक्ति को दिया जा सकता है, विशेषकर ओ नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पर बात किया जाए कौन सा समूह यूनिवर्सल डोनर है प्यारे दोस्तों, तो यूनिवर्सल डोनर जो है ओ रक्त समूह है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो आपके स्क्रीन पर आपके बीचों बीच आ चुका है प्यारे दोस्तों। और ये पूछ रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि जेटेट 2026 और बीपीएससी TRE 4.0 में छपने वाला सवाल प्यारे दोस्तों। आपके स्क्रीन पर मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। ओके, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, ओके, ऑप्शन ए इज फीमर, ऑप्शन बी इज स्टेप्स, ऑप्शन सी इज रेडियस, ऑप्शन डी इज अल्ना। तो इन चारों ऑप्शंस में आपको बताना है प्यारे दोस्तों। जी हाँ, आपको बताना है, तो आप ज़रूर बताने का कोशिश करें प्यारे दोस्तों कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, यानी यहाँ पर द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज़। ओके, तो यदि बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 24 की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कान का मध्य भाग में जो हड्डी पाया जाता है प्यारे दोस्तों, जिसे स्टेप्स कहा जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, ऑप्शन नंबर बी स्टेप्स, यानी मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी जो है वो स्टेप्स है प्यारे दोस्तों। यह मानव शरीर के मध्य कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी की बात किया जाए तो वो फीमर यानी जांघ की हड्डी होती है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो फीमर जो क्या होता है, सबसे बड़ी हड्डी, और छोटी स्टेप्स कान की मध्य भाग कान में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, यानी स्टेप्स हो जाएगा। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 एंड इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन प्यारे दोस्तों। आइए देखते हैं, ये पूछ रहा है प्यारे दोस्तों कि वसा का पाचन, क्या वसा का पाचन यानी फैट का जो डाइजेशन मुख्यतः कहाँ होता है। फैट डाइजेशन मैनली अकर्स इन, ऑप्शन ए इज स्टमक, ऑप्शन बी इज स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी इज लार्ज इंटेस्टाइन, ऑप्शन डी इज माउथ। तो वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, आपको बताना है प्यारे दोस्तों। तो फैट डाइजेशन मैनली अकर्स इन, यानी वसा का जो पाचन होता है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें प्यारे दोस्तों कि इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है प्यारे दोस्तों, यानी वसा, क्या वसा का पाचन मुख्यतः कहाँ होता है, यानी फैट डाइजेशन मैनली अकर्स इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, माउथ। तो इन चारों ऑप्शंस में यदि बात किया जाए सही उत्तर की, तो सही उत्तर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन प्यारे दोस्तों। क्या स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत जो है वसा का पाचन करता है। तो वसा का पाचन मुख्यतः जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है प्यारे दोस्तों। तो वसा का पाचन छोटी आंत में होता है, जहां यकृत से आया पीत रस यानी बाइल जूस और अग्नाशय से आया लाइपेज इसे तोड़ते हैं। इसलिए क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 25। ओके, तो प्यारे दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपको विभिन्न प्रकार के नोटिफिकेशन सही समय पर आपको समय समय पर मिलता रहेगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, फिर मिलते हैं। जाने से पहले आप अपना और अपने परिवार का ख्याल ज़रूर रखें प्यारे दोस्तों, और अपने चेहरे पर एक क्यूट सा स्माइल ज़रूर रखें प्यारे दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं एक नए जोश और एक ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जोहार, जय हिंद, जय भारत।